नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प योजना की गहराई में उतरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद। जी, ओडीओपी। मतलब सोचिए, यूपी के पूरे 75 जिले और हर जिले की अपनी एक खास पहचान। तो हमारा पहला समूह खाने पीने और कृषि से जुड़ी चीजों का है। पहला नाम है सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल। हाँ। और इसे याद रखने की ट्रिक है, भगवान बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने काला नमक चावल खाया। और ये ट्रिक सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। काला नमक चावल कोई मतलब आम चावल नहीं है। अच्छा। जी, ये एक बहुत ही पुरानी और सुगंधित किस्म है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। और इसका संबंध भी उसी क्षेत्र से है जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना जीवन बिताया था। तो ये ट्रिक इतिहास को वर्तमान से जोड़ती है। वाह, मतलब हर ट्रिक के पीछे भी एक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बलरामपुर और गोंडा की तरफ। इन दोनों ही जिलों का उत्पाद है दाल। बलरामपुर के लिए ट्रिक है, बलराम जी में बहुत बल था क्योंकि वो दाल खाते थे। और गोंडा के लिए? और गोंडा के लिए है, गॉड जैसी बॉडी बनानी है तो दाल खाओ। हाँ हाँ हाँ, ये मजेदार है। एक में पौराणिक शक्ति का जिक्र है और दूसरे में आज के जिम कल्चर का। सही। लेकिन दोनों ही प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत दाल की अहमियत बता रहे हैं, जो इस इलाके की खेती का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अब कुछ और स्वाद चखते हैं। प्रतापगढ़ का आमला। इसकी ट्रिक सीधी है, राजा का प्रताप और आमले का स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं। सही है। फिर है कौशाम्बी का केला, जिसके लिए ट्रिक है, कोशिश करने वालों को ही मीठा फल यानी केला मिलता है। और हाथरस की हींग। इसकी ट्रिक तो कोई कभी नहीं भूल सकता। क्या है? खाना खाकर हाथ धो लो वरना हींग की महक आएगी। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई ट्रिक्स हैं जो दिमाग में आसानी से बैठ जाती हैं। हींग का तड़का, आंवले का मुलब्बा, ये सब यूपी के खान पान का हिस्सा है। जी। और यह योजना इन्हीं स्थानीय स्वादों को एक पहचान दे रही है। और मीठे के बिना तो बात पूरी नहीं होती। गुड़ के लिए 2 जिले हैं, मुजफ्फरनगर और अयोध्या। अच्छा। मुजफ्फरनगर की ट्रिक है, मुजफ्फर को रास्ते में भूख लगी तो गुड़ खाया। और अयोध्या वाली ट्रिक तो और भी गहरी होगी। हाँ, वो है, राम जी अयोध्या को शबरी ने बेर और गुड़ खिलाया। क्या बात है। ये इसे हमारी पौराणिक कथाओं से जोड़कर हमेशा के लिए यादगार बना देती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी समूह में 2 उत्पाद ऐसे भी हैं जो सीधे खाने वाले नहीं पर कृषि से ही जुड़े हैं। अमरोहा की ढोलक, मुझे तो लगा था ये हस्तशिल्प में होगा। यही तो दिलचस्प बात है। अमरोहा की ढोलक वो आम, कटहल और शीशम की लकड़ी से बनती है, जो वहां की कृषि का ही हिस्सा है। अच्छा। तो ये एक तरह से कृषि आधारित शिल्प है। ट्रिक भी कमाल की है इसकी। संगीत में अमर होना है तो ढोलक बजाओ। सही। और दूसरा है संभल के सींग और हड्डी के उत्पाद। इसकी ट्रिक थोड़ी डरावनी है। हाँ, संभल कर चल भाई, सांड सींग मार देगा। डरावनी है पर असरदार है। ये उस क्षेत्र के पशुधन और उस पर आधारित कारीगरी को दिखाता है जहाँ कुछ भी मतलब व्यर्थ नहीं जाता। तो देखिए, इस पहले समूह ने ही हमें चावल, दाल, फल, मसाले और उनसे जुड़े शिल्पों तक यूपी की कृषि विविधता की पूरी तस्वीर दिखा दी। बिल्कुल। खेतों की इस दुनिया से निकलकर अब चलते हैं उस दुनिया में जहां धागों से जादू बुना जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग और फैशन की। उत्तर प्रदेश का कपड़ा उद्योग सिर्फ एक उद्योग नहीं है, वो एक विरासत है। यहाँ की चिकनकारी में मुगल दरबार की नफासत है। तो बनारसी साड़ी में गंगा घाटों की आध्यात्मिकता। तो शुरुआत राजधानी से ही करते हैं, लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी। जी। ट्रिक है, जिसका लक अच्छा हो वो चिकन पहनता है। कहा जाता है कि चिकनकारी को मुगल महारानी नूरजहां का संरक्षण मिला था। ये सफेद कपड़े पर सफेद धागे से की जाने वाली इतनी बारीक कढ़ाई है हाँ। कि इसे बुनी हुई हमा भी कहते थे। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, इतिहास का एक टुकड़ा है। वाह। और इतिहास की बात हो तो वाराणसी की रेशम साड़ी को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं, बनारस की साड़ी दुनिया को प्यारी। सही है। आगे चलते हैं फर्श पर बिछवाने वाली कलाकृतियों की ओर। सीतापुर की दरी। इसकी ट्रिक है, माता सीता जमीन पे दरी बिछाकर बैठती थीं। और इसी से मिलता जुलता जौनपुर में है ऊनी दरी। हाँ, और इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है, जौन जाए पर दरी ना जाए। अब आते हैं कालीन पर, और यहाँ 2 नाम हैं, भदोही और मिर्जापुर। भदोही की ट्रिक है, भद्दे फर्श को छिपाने के लिए कालीन बिछाई। और मिर्जापुर के लिए? उसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कालीन भैया ने उस जिले को एक नई पहचान दे दी है। सच में? पर यह दिलचस्प है कि कैसे पॉप कल्चर किसी जगह की पहचान को इतना मजबूत कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक पहलू यह भी है कि हम कालीन बनाने वाले असली कारीगरों के सदियों पुराने हुनर को भूलकर सिर्फ एक फिक्शनल किरदार को याद न रख लें। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। अच्छा, अब कुछ और जिलों को देखते हैं जहाँ वस्त्र ही उत्पाद है, जैसे मऊ, अंबेडकर नगर और इटावा। जी। ये वस्त्र उत्पाद या वस्त्र उद्योग के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें क्या कोई खास बात है? हाँ, ये शब्द सामान्य लग सकते हैं, पर इनके पीछे की खासियत अलग अलग है। मऊ अपने पावरलूम उद्योग के लिए जाना जाता है। अच्छा। अंबेडकर नगर की बुनाई का संबंध संत कबीर की परंपरा से रहा है। और इटावा एक बड़ा टेक्सटाइल हब है। और ट्रिक्स भी इन्हें अलग अलग याद रखने में मदद करती हैं। मऊ के लिए बिल्ली म्याऊ करती है और कपड़ों पर सोती है। अंबेडकर नगर
बाबा साहेब का कोट वस्त्र बहुत प्रसिद्ध है। और इटावा? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, कपड़े से दो। सही है। अब हाथ के हुनर की बात करते हैं। हरदोई और बाराबंकी दोनों हथकरघा के लिए जाने जाते हैं। हरदोई की ट्रिक, हर कोई हाथ का काम पसंद करता है, और बाराबंकी की बाकी सब मशीन से, यहाँ हाथ से। ये पारंपरिक बनाम मशीनी उत्पादन के बीच एक दिलचस्प अंतर को भी दिखाता है। हथकरघा हमारी कला का एक बहुत महत्वपूर्ण और जीवित हिस्सा है। बिल्कुल। और इस समूह का अंत करते हैं कुछ आधुनिक और खास उत्पादों से। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा। जी, नोएडा। इसका उत्पाद है रेडीमेड गारमेंट्स। ट्रिक सीधी है, नोएडा के लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। जाहिर है। हापुड़ में होम फर्निशिंग का काम होता है। ट्रिक, पापड़ खाते हुए चादर गंदी मत करना। और ललितपुर अपनी जरी सिल्क साड़ियों के लिए मशहूर है। हाँ, ललित अपनी पत्नी के लिए सिल्क लाया। कमाल है, मतलब एक ही समूह में पारंपरिक चिकनकारी से लेकर आधुनिक रेडीमेड गारमेंट्स तक सब कुछ। अब एक ऐसे समूह पर आते हैं जो अक्सर उलझन पैदा कर सकता है। 6 जिले और उत्पाद, सिर्फ एक, जरी जरदोजी। जरी जरदोजी ये सोने या चांदी के असली धागों से की जाने वाली एक बहुत ही बारीक और कह सकते हैं शाही कढ़ाई है। इसका सीधा संबंध मुगल काल से रहा है। अच्छा, ये 6 जिले एक पूरा क्लस्टर हैं और इन्हें एक साथ याद रहना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे स्रोत ने एक कहानी जैसी ट्रिक बनाई है। ट्रिक है, चंदू और बदायूं के शाहजहां ने कासगंज में उन्नाव और बरेली की जरी पहनी। क्या बात है। इससे ये 6 जिले याद हो जाते हैं, चंदोली, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, उन्नाव और बरेली। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कहानी बनाकर कई तथ्यों को एक साथ याद रखा जा सकता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये जानकारी को व्यवस्थित करना है। सही कहा। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि बरेली को हम सुरमे के लिए जानते हैं, पर ओडीओपी में उसका उत्पाद जरी जरदोजी है। धागों की इस बारीक दुनिया से अब चलते हैं लकड़ी के ठोस हुनर की तरफ। हमारा अगला समूह कारपेंटर स्पेशल है। उत्तर प्रदेश के जंगलों, खासकर तराई क्षेत्र की लकड़ी ने यहाँ की काष्ठ कला को बहुत समृद्ध किया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सहारनपुर। जी, तो सबसे पहले सहारनपुर ही, जो लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ट्रिक है, सहारा चाहिए तो लकड़ी की लाठी लो। फिर 3 जिले ऐसे हैं जिनका उत्पाद काष्ठ कला है, वुडक्राफ्ट, बस्ती, रायबरेली और बिजनौर। हाँ, इनके लिए ट्रिक्स हैं। बस्ती के लोग लकड़ी के मकान बनाते हैं, लकड़ी पर अपनी राय लिखना। और बिजनौर के लोग जोर लगाकर लकड़ी काटते हैं। इसी समूह में आगे है चित्रकूट, जहाँ लकड़ी के खिलौने बनते हैं, और इसकी ट्रिक सीधे रामायण से जुड़ती है। राम जी चित्रकूट में लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। बिल्कुल। और अंत में महाराजगंज का फर्नीचर। ट्रिक है, महाराज हमेशा बड़े सोफे पर बैठते हैं। सही है। तो लकड़ी के काम से जुड़ी इस दुनिया से निकलकर अब उस दुनिया में चलते हैं जहां धातु को पिघलाकर और तराशकर रूप दिया जाता है। हाँ, अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की बात कर रहे हैं, और कुछ शहर तो अपने उत्पाद का पर्याय बन चुके हैं। जैसे मुरादाबाद का नाम आते ही पीतल की चमक आंखों में आ जाती है, और अलीगढ़ का नाम आते ही तालों की सुरक्षा का एहसास होता है। सही कहा। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते तो हैं, पर ये इतना बड़ा केंद्र बना कैसे? मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी जड़ें भी मुगल काल में है, जब यहाँ के कारीगरों को शाही संरक्षण मिला था। लेकिन आजादी के बाद यहाँ के उद्यमियों ने एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया और मुरादाबाद को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। आज यहाँ के बने पीतल के उत्पाद अमेरिका और यूरोप तक जाते हैं। ये हुई ना डीप डाइव वाली बात। हाँ। अच्छा, आगे है रामपुर, जो पैचवर्क के लिए जाना जाता है। हाँ, हालांकि हम उसे रामपुरी चाकू से ज्यादा पहचानते हैं। बिल्कुल। ट्रिक है, राम नाम की चादर यानी पैचवर्क और रामपुरी चाकू। फिर है कानपुर देहात का एल्यूमिनियम का बर्तन। ट्रिक, देहात में आज भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई इस्तेमाल होती है। और संत कबीर नगर में बनते हैं पीतल के बर्तन। ट्रिक, कबीर जी के दोहे पीतल की तरह चमकते हैं। ये दिलचस्प है कि मुरादाबाद में पीतल का सजावटी शिल्प है और संत कबीर नगर में पीतल के उपयोगी बर्तन। ये कारीगरी के अंदर की विशेषज्ञता को दिखाता है। बिल्कुल। और इस समूह के आखिरी 2 जिले हैं शामली, जो लौह कला या रिम एक्सेल के लिए जाना जाता है। ट्रिक, शामली होते ही लोहे का गेट बंद कर दो। और आखिरी में गाजियाबाद, अभियांत्रिकी सामान, जो कि एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। अब कुछ और छोटे लेकिन बहुत ही दिलचस्प समूहों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मूंज उत्पाद। ये मूंज क्या होता है? मूंज एक तरह की घास होती है जो नदियों के किनारे उगती है। इससे डलिया, टोकरी और कई तरह के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। ये एक पूरी तरह से इको फ्रेंडली और टिकाऊ शिल्प है। और ये 3 जिलों का उत्पाद है, प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। हाँ, और इन्हें याद रखने की एक संयुक्त ट्रिक है। अमेठी के सुल्तान ने प्रयाग में मूंज की टोकरी खरीदी। इसके बाद है चमड़ा उद्योग। कानपुर नगर और आगरा को तो सबको पता है, पर इसमें एक तीसरा नाम हमीरपुर भी है। जी हाँ, जहाँ जूतियां बनती हैं। ट्रिक है, हमें भी जूते चाहिए। सही। अब मिट्टी और कांच की कला की बात करते हैं। बुलंदशहर का खुर्जा, जो चीनी मिट्टी सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध है। ट्रिक है, चीनी मिट्टी का कप टूटने पर आवाज बुलंद आती है। और दूसरी तरफ है आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृति, ब्लैक पॉटरी। ये ब्लैक पॉटरी क्या चीज है? ये काली कैसे होती है? इसकी तकनीक बहुत अनूठी है।
बर्तनों को भट्टी में इस तरह से पकाया जाता है कि अंदर धुआं भर जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा। तो इस धुएं का कार्बन मिट्टी में समा जाता है और उसे एक स्थायी चमकदार काला रंग देता है। इस पर कोई पेंट नहीं होता। गजब। ट्रिक है, आजम खान को काला रंग पसंद है। अद्भुत। इसी लिस्ट में गोरखपुर का टेराकोटा भी है, जिसे जीआई टैग मिला है। हाँ, और ट्रिक है, टेराकोट बहुत गोरा है। और जाहिर है फिरोजाबाद यानी सुहाग नगरी की कांच की चूड़ियां। बिल्कुल। और इस विविध समूह में अंत में है कन्नौज का इत्र, जिसकी खुशबू दुनिया भर में मशहूर है। इसकी एक सरल ट्रिक है, कन्नौज की खुशबू नाक में बस जाए। हाँ, इसके अलावा गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग। ट्रिक, गाजी ने दीवार पर जूट सजाया। और देवरिया में सजावटी उत्पाद बनते हैं। हाँ। ट्रिक, देवर जी घर सजा रहे हैं। सही। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जो बच गए। हाँ। यानी वो जिले जिनके उत्पाद सबसे अलग हैं और जो उत्तर प्रदेश की कला की असली गहराई दिखाते हैं। ये वो नगीने हैं जो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं। सही कहा। ये उत्पाद दिखाते हैं कि यूपी की कारीगरी कितनी विविध है। इनमें से कई तो बहुत ही अनूठे और स्थानीय कला के बेहतरीन नमूने हैं। तो चलिए इन नगीनों को एक एक कर परखते हैं। शुरुआत करते हैं संगीत की दुनिया से। पीलीभीत की बांसुरी। हाँ, कहते हैं यहाँ के बांस में ही संगीत है। ट्रिक है, बांसुरी का रंग अक्सर पीला होता है। फिर है एटा, जहाँ घुंघरू और घंटी बनती हैं। और इसकी ट्रिक है, घंटी बजी तो ऐठ निकल गई। ये छोटे छोटे उत्पाद हैं, पर सोचिए पूरे देश के नर्तकों के पैरों में बंधे घुंघरू शायद एटा में ही बने हों। संभव है। अब एक बहुत ही बारीक कला, मैनपुरी की तारकशी। ये क्या होती है? ट्रिक तो है कि मैन बोर्ड में तार लगा दो। तारकशी असल में शीशम की काली लकड़ी में पीतल के पतले तारों को हथौड़ी से ठोक कर ज्यामितीय डिजाइन बनाने की कला है। अच्छा। ये इतनी महीन कारीगरी है कि एक छोटे से बॉक्स को बनाने में हफ्तों लग जाते हैं। ये कला लगभग खत्म हो रही थी। ओडीओपी से इसे नई जान मिली है। वाह। अब कुछ ऐसे उत्पाद जो हैरान करते हैं। एक मिनट, मथुरा का उत्पाद स्वच्छता संबंधी उपकरण, सैनिटरी फिटिंग्स है। हाँ। मैं तो पेड़ा या मंदिरों से जुड़ी किसी चीज की उम्मीद कर रही थी। इसके पीछे क्या कहानी है? यही तो इस योजना की खूबी है। ये सिर्फ पारंपरिक कलाओं तक सीमित नहीं है। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग्स का एक बड़ा औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो गया है, जो हजारों लोगों को रोजगार देता है। तो योजना ने इस आधुनिक उद्योग को भी पहचान दी है। बिल्कुल। ट्रिक है, मंदिरों के शहर में सफाई बहुत जरूरी है। और इसी तरह का एक और सरप्राइज है झांसी में, जहां सॉफ्ट टॉयज बनते हैं। हाँ, और ट्रिक बड़ी मजेदार है। झांसी की रानी बहुत सख्त थी, पर यहाँ के खिलौने बड़े सॉफ्ट हैं। हाँ। अब जमीन से निकले खजानों की बात करते हैं। 2 जिले पत्थरों के लिए मशहूर हैं। बांदा का शजर पत्थर। ट्रिक, बंदा पत्थर दिल है। और महोबा का गौरा पत्थर। मोहब्बत में इंसान पत्थर हो जाता है। ये शजर पत्थर क्या खास है? शजर पत्थर एक तरह का एगेट पत्थर है, जिसकी खासियत यह है कि इसके अंदर कुदरती तौर पर पेड़, पत्तियों और झाड़ियों जैसे डिजाइन बने होते हैं। सच में? हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर के अंदर पेंटिंग कर दी हो। ये बहुत दुर्लभ और कीमती होता है। अविश्वसनीय। चलिए अब प्रकृति से जुड़े कुछ और शिल्पों को देखते हैं। बहराइच की गेहूं डंठल कला और कुशीनगर के केला रेशा उत्पाद। ये दोनों ही वेस्ट टू वेल्थ के बेहतरीन उदाहरण हैं। फसल कटने के बाद बचे हुए डंठल और केले के तने से खूबसूरत कलाकृतियां और उत्पाद बनाए जाते हैं। ये सस्टेनेबल आर्ट है। हाँ, बहराइच की ट्रिक, बहरा आदमी भी गेहूं पहचान लेता है। और कुशीनगर की, केले के रेशे से खुशी मिली। अब कुछ जिले जो हमारी जनजातीय विरासत को सहेजते हैं। श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी दोनों जनजातीय शिल्प के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि थारू जैसी जनजातियों की कला को भी इस योजना में जगह और सम्मान मिला है। हाँ, लखीमपुर खीरी की ट्रिक, लाखों की संख्या में जनजातियां। और श्रावस्ती के लिए हम कह सकते हैं, भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में आदिवासियों को भी उपदेश दिए। बहुत खूब। अब कुछ आखिरी बचे हुए जिले। बलिया की बिंदी। ट्रिक, बागी बलिया की बिंदी। बागपत का होम फिनिशिंग। ट्रिक, बाग में बैठकर चादर बिछाओ। फतेहपुर की बेडशीट, फतेह करके आओ और बेड पर सो जाओ। जालौन का हस्तनिर्मित कागज, जलन हुई तो कागज जला दिया। सोनभद्र का कालीन, सोने की कालीन। और आखिर में फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग। ट्रिक, फटाफट प्रिंट निकालो। वाह। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिले और उनके अनूठे उत्पाद।